नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज और उसके अंतर्गत कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 10 की साइंस का हमारा 4th जो चैप्टर है वो चल रहा है। चैप्टर का नाम जो है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले टॉपिक की जो हम बात कर रहे हैं, और उसकी हमारी ये चौथी क्लास है, जिसके अंतर्गत पहली क्लासों के अंतर्गत हम कार्बन के रासायनिक यौगिकों के गुणधर्म जो होते हैं इससे पहले का अध्ययन हम कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने मेनली बात की थी कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने बात की थी कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने हुए जो यौगिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो है वो संतृप्तता के आधार पर उनको हमने दो भागों में बांटा था। जिनके अंतर्गत एकल बंध पाए जाते थे उनको हमने नाम दिया था संतृप्त, और जिसके अंतर्गत डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हमने नाम दिया था असंतृप्त। इसके अलावा हमने बात की थी कि कार्बन जो है उसके यौगिक एक सीधी श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं, शाखित श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं, और उनकी एक चक्रीय संरचना जो है वो भी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हमने बात की थी हेक्सेन की, साइक्लो साइक्लोहेक्सेन की और बेंजीन की, जैसे हमने बात की थी। अभी हम बात करने वाले हैं, इस क्लास का हम शुरुआत करते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, वहां से हम इस कक्षा की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, इस भाग में हम कार्बन और यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन या उसके यौगिक होते हैं। अतः सर्वप्रथम हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, दहन के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दहन क्या होता है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको जलाने की जो प्रोसेस होता है, वायु की उपस्थिति में उनको जलाना, उसको अपन क्या कहते हैं, दहन। किसी भी चीज को या कोई भी ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम जलाते हैं, तो जलाने की जो प्रोसेस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, दहन। आपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी कि कार्बन के जितने भी अपर रूप हैं, ये सभी अपर रूप कौन से, सभी अपर रूपों में कार्बन जो है ये किसके साथ जलकर, ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या देता है हमको, ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कैसे होता है प्रोसेस, उसकी डिटेल में बात करते हैं। निम्नलिखित वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। अब देखो यहाँ पे शब्द आ रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण जो है इसकी बात हम 10th क्लास की जो साइंस की बुक थी उसके पहले चैप्टर जो है उसमें हम कर चुके हैं। यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें 10th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रियाएं वाला जो पार्ट था, उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ चुके हैं, जिनका अध्ययन आपने पहले अध्याय में ही किया था। जैसे हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश जो है वो निकला। अब हमने ले लिया एक कार्बनिक यौगिक जिसका नाम हमने क्या दिया है, मेथेन। अब मेथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो भी क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में जल बनता है, तथा ऊष्मा और प्रकाश जो है वो अपने को प्राप्त होता है। एक और कार्बनिक यौगिक हमने लिया है जिसका नाम हमने कल देखा भी था, इसका नाम होगा एथेनॉल। क्यों होगा, इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हमने बात की थी कि दो कार्बन जब आता है तो एथेन होता है, और साथ में जब कौन लगा हुआ होता है, ओल, ओ एच आई, तो ओ एच का जो अनुलग्न लगता है वो कौन होता है, ओल। और ये भी हमने पढ़ा था कि अगर क्रियात्मक समूह जो होते हैं उसके नाम में कोई भी स्वर आ रहा हो, तो पहले वाला ई जो है वो हट जाता है और उसके स्थान पर क्या लग जाता है, ओ लग जाता है। तो इसका नाम क्या बन गया था, इसके नाम की हमने बात की थी, तो इसको हमने नाम दिया था एथेनॉल जो होता है, इस नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। पहले अध्याय में अध्ययन की गई विधि से 2 और 3 अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। अगर ये संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। पहली जो है वो क्या है, अपनी C+O2 इसकी क्रिया कराई, और इसकी क्रिया से क्या बना, हमको CO2 जो है वो प्राप्त हो गया। कितने कार्बन है इसमें, तो हम बात कर रहे थे तीर के निशान से पहले LHS साइड, और RH साइड जो होती है उसमें हम परमाणुओं की संख्या को क्या करते हैं, बराबर। तो यहाँ एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, इधर भी कितनी है, दो ऑक्सीजन।
दूसरी को देखते हैं अपन, दूसरी क्या कहती है, CH4+। इसकी क्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई तो दोनों की क्रिया से हमको क्या बना, दोनों की क्रिया से हमको प्राप्त हुआ CO2 और साथ में क्या बना, H2। अब देखते हैं ये संतुलित है या नहीं है। तो इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके आगे 2 लगा दी। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 और 2 कितनी है, 4, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे भी क्या लगा देते हैं, 2। तीसरी जो रिएक्शन है हमारी वो ये वाली है, तो इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी बैलेंस करके देख लेते हैं। तो तीसरी रिएक्शन है हमारी CH3 CH2OH। इसकी क्रिया हमने किससे कराई, ऑक्सीजन जो है उससे हमने क्रिया करा दी। इसकी क्रिया से हमको मिला क्या, तो वहां पे लिखा हुआ है CO2 और साथ में क्या मिला है, H2। तो एक CO2 मिला और साथ में क्या मिला, H2। अब बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए देखो, इधर कितने कार्बन है, 2, जबकि इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हमने क्या कर दिया, 2। उसके बाद इधर हाइड्रोजन को देखते हैं तो 3, 2, 5 और 1, 6, और उधर हाइड्रोजन कितनी है, 3। तो इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। उसके बाद देखो, इधर ऑक्सीजन है 2 और 1, 3, जबकि इधर ऑक्सीजन है 2 दूनी 4 और 3 क्या है, 7। 2 दूनी 4 और 3 क्या है, उधर 7 है, इधर कितनी है, 3 है। तो अगर हम इसको छेड़ेंगे तो भाई गड़बड़ यहाँ पे होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसी के आगे क्या लगा देते हैं, 3 दूनी 6 और ये क्या हो गया, 7। और इधर कितनी हो गई, 2 दूनी 4 और 3, 7। तो ये भी 7 हो गई और इधर भी कितनी हो गई, 7 हो। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है ये अपन को अपने से, तो उसको देखो कि आगे वाली जो चीज है वो इसने हमको क्या कहा है, उसको देखते हैं। क्रियाकलाप 4.3 जो है इसको देखो, इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का पर्यवेक्षण अनिवार्य होता है। इस एक स्पैचुला में एक एक करके कुछ कार्बनिक यौगिक, जैसे कि एक बार हमने ले लिया नेफ्थलीन, एक बार ले लेते हैं कपूर, एक बार ले लिया एल्कोहल, को लेकर जलाइए। ज्वाला की प्रकृति का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, यानी कि देखते हैं उसको। लिखिए कि धुआं उत्पन्न हुआ है या नहीं है, तो साथ साथ उसकी जो फ्लेम निकल रही है, धुआं मतलब लो जो निकल रही है, उस लो को भी देखना है, और लो के साथ साथ ये भी देखना है आपको कि उसके अंतर्गत से धुआं जो है वो निकलता है या नहीं निकलता है। ज्वाला के ऊपर धातु की एक तस्तरी रखिए, इनमें से किसी भी यौगिक के कारण क्या तस्तरी पर कोई निक्षेपण हुआ, यानी कि ऐसा कोई यौगिक है जो तस्तरी के ऊपर क्या होता है, जमा होता है। तो पहले तो करते हैं कि एक स्पैचुला लेते हैं, उसके ऊपर अलग अलग करके एक बार नेफ्थलीन को रख लेते हैं, फिर उसको जलाकर देखते हैं। एक बार कपूर को रख लेते हैं, फिर उसको जलाकर देख लेते हैं। एक बार एल्कोहल को रख लेते हैं, उसको जलाकर देख, जलाकर क्या देखना है, कि देखना है कि उसकी जो लो निकल रही है, ज्वाला जो निकल रही है, वो किस रंग की है। दूसरी चीज ये देखनी है कि जब वो जल रहा है तो क्या उसमें से धुआं निकलता है या नहीं निकलता। फिर तीसरी चीज हमें देखनी है कि जो ज्वाला अगर निकल रही है तो उसके ऊपर हम तस्तरी रखते हैं, और उस तस्तरी के ऊपर कोई पदार्थ जो है उसका निक्षेपण यानी कि जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 3 चीजें हमें देखनी है। फर्स्ट हमें देखना है कि ज्वाला की प्रकृति, सेकंड हमें देखना है उत्पन्न धुआं है या नहीं है, और थर्ड हमें देखना है कि उसके कारण तस्तरी के ऊपर कोई पदार्थ जो है वो जमा होता है या नहीं होता। एक और क्रियाकलाप, यानी कि एक और एक्सरसाइज हमको दे दी, उसको भी देखते हैं। एक बुनसेन बर्नर जलाइए तथा विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। पीली या कजली ज्वाला कब प्राप्त होती है और नीली ज्वाला जो है वो कब प्राप्त होती है। यानी कि एक बर्नर लेते हैं, उस बर्नर के ऊपर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जलाते हैं तो वहां से निकलने वाले ज्वाला या धुआं जो होता है उसकी उपस्थिति को देखते हैं, और उसको किसमें से गुजारते हैं, कोई छिद्र वगैरह जो होता है वायु का, उसमें से उसको निकालते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि पीली या कजली ज्वाला जो है वो कब प्राप्त होती है और नीली ज्वाला जो है वो कब प्राप्त होती है। तो इनका आंसर भी मैंने लिखा है, तो इनका आंसर क्या होगा देखो वो देखते हैं। मैंने क्या एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, वही आंसर जो है वो अपन यहाँ लेके आए हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। सिंपल सी थ्योरी याद रखना,
अगर कौन सा है अपना, अगर अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और उसको हम जलाते हैं तो वहां से कैसी लो निकलती है, वहां से बिल्कुल साफ या स्वच्छ लो जो है वो निकलती है। दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है उनको जलाते हैं तो वहां से क्या निकलती है, अत्यधिक काली ज्वाला निकलती है, अत्यधिक काले धुएं वाली क्या निकलती है, पीली ज्वाला जो है वो निकलती है। यानी कि दो बात अपने को पता चल गई। पहली बात अपने को क्या पता चल गई कि अगर संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं और उनको हम जलाते हैं तो बिल्कुल साफ एकदम स्वच्छ जो है ज्वाला निकलती है अपनी। और अगर असंतृप्त यानी कि एल्कीन या एल्काइन को जब हम जलाते हैं तो वहां से जो ज्वाला निकलती है वो कैसी होती है, काले धुएं वाली होती है और ज्वाला का रंग कैसा होता है, पीला होता है। इसके परिणाम स्वरूप जब क्रियाकलाप कौन सा कर रहे हैं अपन, 4.3 में धातु की तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा। बिल्कुल ठीक है कि जब हम इसके अंतर्गत असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते समय जब हम उसके ऊपर क्या रखेंगे, जब हम उसके ऊपर कोई तस्तरी रखते हैं तो तस्तरी के नीचे जो है वो क्या होगा, एक काले रंग का पदार्थ जो है वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। वायु की मात्रा सीमित, यानी कि जो वायु छिद्र लिया था अगर उसमें से वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं भेजेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो भी क्या करेगा, वो भी हमको कैसी ज्वाला देगा, कजली ज्वाला यानी कि काली लो निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बनिक यौगिकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो वो साफ ज्वाला के साथ जलते हैं। कार्बनिक यौगिकों को जब पर्याप्त वायु मिलती है तो वो साफ ज्वाला के साथ जलते हैं, और जब कार्बनिक यौगिकों को पर्याप्त वायु नहीं मिल पाती है तो फिर वो कैसी ज्वाला के साथ, कजली या काली लो के साथ जलते हैं। यानी कि जलने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है या ज्वाला के रंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कौन है, वायु की उपस्थिति सीमित मात्रा में है या पर्याप्त मात्रा में है। घरों में उपयोग लाई जाने वाली गैस, कैरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं। देखा भी होगा आपने कि जो भी हम गैस लेते हैं या हमारा जो भी मतलब स्टोव वगैरह होता है उसमें वायु देने के लिए क्या होते हैं, उसमें छिद्र बने हुए होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। तो आपने देखा है बर्नर वगैरह जो होते हैं, अपने स्टोव वगैरह जो होते हैं, गैस के जो बर्नर हैं वहां आपने देखा होगा कि उनके अंतर्गत से क्या निकलती है, उनके अंतर्गत छोटे छोटे छिद्र जो हैं वो बने हुए होते हैं। और वो छिद्र क्यों बने हुए होते हैं, ताकि वायु उसके साथ जो है वो पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। जब कार्बनिक यौगिकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाएगी या वायु मिल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, एक बहुत ही रिच मिश्रण जो है वो बन जाएगा। और रिच मिश्रण हमेशा कैसी ज्वाला के साथ चलता है, स्वच्छ नीली ज्वाला जो होती है उसके साथ चलता है। स्वच्छ और नीली ज्वाला के साथ जलता है ये मिश्रण हमारा। इसका मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक इस पूरे पेज पे आपको समझ में आया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं वो काली मतलब काले धुएं के साथ पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। अगर उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो ज्वाला जो है वो साफ होती है, और अगर उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है वो भी कजली ज्वाला के साथ जलते हैं। और अगर वायु उसको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो कार्बनिक यौगिक और वायु का क्या बन जाता है, एक समृद्ध मिश्रण जो है वो बन जाता है, जिसके समय वो कौन सी लो के साथ जलेगा, तब वो स्वच्छ और नीली लो जो होती है उसके साथ क्या होता है, चलता है। आगे बात करें अपन, यदि कभी बर्तनों के तले जो है वो काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि वायु छिद्र जो है वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया यानी कि रुक गया। यानी कि अगर बर्तनों के ऊपर या हम खाना पका रहे हैं गैस के ऊपर, और गैस पकाने के मतलब गैस के ऊपर खाना पका रहे हैं और गैस पर रखा हुआ बर्तन अगर काला पड़ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि गैस के साथ जहां से एयर मिल रही थी वो एयर पोर जो थे, वायु छिद्र जो थे वो क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। अब उसको पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं मिल रही।
तथा ईंधन का क्या हो रहा है, व्यर्थ व्यय हो रहा है, बेकार जा रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में क्या करते हैं, प्रदूषक का काम करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जो है हमारे, इनके अंतर्गत कुछ मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन, और कुछ मात्रा में क्या होती है, सल्फर। और जब इनको जलाया जाता है तो क्या होता है, जब इनको जलाते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन के क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। और ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, ये किसका काम करते हैं, ये पोल्यूशन जो होता है उस पोल्यूशन का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, उस पोल्यूशन का काम करते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करें तो अब ये पूछ रहा है, क्या आप जानते हो, कोई ऐसी चीज हमसे पूछना चाह रहा है जिसके बारे में कि भाई लगता है, क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते। हमसे ये पूछ रहा है, क्या जलने वाले जो पदार्थ हैं, वो जलने वाले पदार्थ जो हैं, कि सभी पदार्थ जब जलते हैं तो क्या वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये हमसे पूछना चाह रहा है। क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं, तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो देख लेना। और ये तो सब नहीं देखा है, कोयले को और लकड़ी को जलते हुए सबने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो जला के देख लो उसको, तो है ना। तो अगली बार जब भी अवसर मिले आप उसको ध्यान से देखिए कि लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है, कि लकड़ी और कोयला जो है वो जब जलते हैं तो उनके जलने पर होता क्या है, ये हमको देखना है। तो उनके जलने पर क्या होता है, आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस, स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। किस किस को ध्यान रखना है, आरंभ होने पर क्या होता है, आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी, इस किसके बारे में कह रहा है, लकड़ी या कोयला, जलना आरंभ होने पर क्या होता है। एक मोमबत्ती को जलते हुए देखो, गैस स्टोव को जलते हुए देखो, एलपीजी को जलते हुए देखो, जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती हैं, ये सब फ्लेम देते हैं। मोमबत्ती जलती है, उससे भी ज्वाला निकलती है। दूसरी बात करें तो अपन, एलपीजी जो है वो जलता है तो भी निकलता है। गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यदि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला के उष्मा देता है। क्या कहना चाह रहा है ये, कि जब भी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उन कार्बनिक यौगिक को हम किसी चीज के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। यानी कि जब उन कार्बनिक यौगिकों के साथ कौन मिलती है, तो कार्बनिक यौगिकों के साथ अगर मान लीजिए वायु मिलती है, तो वो क्या करते हैं, तो वो अपने को क्या देते हैं, वो अपने को ज्वाला यानी कि फ्लेम देते हैं। लेकिन जैसे कोयले को हम जला रहे हैं अंगीठी में, तारकोल जो है उस तारकोल को भी हम जला रहे हैं, तो जब ये दोनों जलते हैं उस समय ये दोनों जो हैं ये लाल रंग की क्या देते हैं, एक ज्वाला देते हैं, और बिना उसके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बिना उसके क्या करते हैं, ये बिना उसके जो है ये ऊष्मा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो बिना ज्वाला के चलते हैं और बिना ज्वाला के जले ही क्या उत्पन्न करते हैं, ये ऊष्मा जो है उसको उत्पन्न करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, अब पूछना चाहे कि क्यों होता है, कि कार्बनिक यौगिकों को जब हम जलाते हैं या फिर स्टोव को हम जलाते हैं, मोमबत्ती हम जलाते हैं, ये तो जलते समय ज्वाला देते हैं। और कोयला और चारकोल जो है ये जलते समय ज्वाला नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही क्या उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। तो जो गैसीय पदार्थ हैं वो जलेंगे तो ही ज्वाला उत्पन्न होगी। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। शुरू में तो ज्वाला के साथ जलते हैं और बाद में ये बिना ज्वाला के ही जलने लगते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला, दीप्त का मतलब चमकीली ज्वाला जो है वो दिखाई देती है तथा उज्जवल होना आरंभ करती है।
यानी कि जब किसी भी पदार्थ को हम जलाएंगे तो कौन सा पदार्थ जो है वो फ्लेम उत्पन्न करेगा, ज्वाला उत्पन्न करेगा। कौन सा गैसीय पदार्थ को जलाया जाएगा तो वो ज्वाला उत्पन्न करेगा। और जब अपन किसी वैसे पदार्थ यानी कि लकड़ी या तारकोल को हम जलाएंगे तो उनके जो वाष्पशील पदार्थ हैं जब वो जलते हैं शुरू के अंतर्गत, तब तो वो ज्वाला देते हैं और फिर वो बिना ज्वाला के ही क्या होते हैं, जलना प्रारंभ रखते हैं। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब सबका रंग एक जैसा नहीं होता है, हर तत्व जलते समय अलग अलग रंग जो है वो प्रदान करता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए तथा इसका रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कैसी ज्वाला निकलती है, कजली यानी कि काली ज्वाला निकलती है। जो कार्बन होता है इसके आधार पर आप मोमबत्ती की पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे। तो पीले रंग की ज्वाला का कारण क्या है कि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो साफ ज्वाला के साथ क्या होता है, जलता है। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, इसकी बात करते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है। छठी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में क्या हुई थी, उथल पुथल। और उस उथल पुथल के कारण क्या हुआ था, जीव जंतु या पेड़ पौधे जो थे वो भूमि में क्या हो गए थे, दब गए। अब मिट्टी के अंतर्गत क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ताप और दाब होता है। और उस ताप और दाब के कारण वनस्पतियां जो थी, पेड़ पौधे, वो तो किस में बदल गए, कोयले में। जबकि जीव जंतु जो थे वो ताप और दाब के कारण किस में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है जीव जंतु या फिर किससे हुआ है, पेड़ पौधों से। निर्माण जैव मात्रा से हुआ है जो जैवकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का क्या है, अवशेष होता है। संभवतः भूकंप या ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर किस में बदल गए, ये कोयले में बदल गए। जो मैंने लाइन शॉर्ट में बोल दी थी कि पृथ्वी में उथल पुथल हुई, अब उसका कारण भूकंप भी हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। उसके कारण ये धीरे धीरे मतलब उसके कारण ये मिट्टी में दब गए और वहां ताप और दाब होने के कारण धीरे धीरे ये किस में बदल गए हैं, कोयले में बदल गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों का अवशेष है। तेल यानी कि पेट्रोलियम या फिर गैस जो है ये किसके अवशेष हैं, ये जीवों के अवशेष होते हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। गाद क्या होती है, समुद्र की पैंदे के अंतर्गत जो कीचड़ सा जमा हुआ होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम गाद के नाम से जानते हैं। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण वो तेल तथा गैस में क्या हो गए, बदल गए। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर किस में बदल जाती है, चट्टानों में बदल जाती है। यानी कि समुद्री जीव जंतु या पेड़ पौधे जो हैं, अब जैसे मान लीजिए मनुष्य की बात करें तो वहां से तो पेट्रोलियम बनेगा नहीं, क्योंकि हम उनको तो क्या कर देते हैं, जला देते हैं। लेकिन जो चीजें मिट्टी में दबा दी जाती हैं वो क्या होती हैं, ताप और दाब के कारण धीरे धीरे या तो तेलीय पदार्थों में बदल जाती है या फिर किस में बदल जाती है, गैसीय पदार्थ। और ये तेलीय या गैसीय पदार्थ जो होते हैं ये किससे ढके रहते हैं, ये गाद से ढके हुए हैं। और ये गाद भी क्या होती है, धीरे धीरे प्रेशर के कारण किस में बदल जाती है, तो ये भी धीरे धीरे प्रेशर के कारण किस में बदल गई, चट्टानों के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है। चट्टानों के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का क्या होता है, रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह क्या हो गई, फंस गई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्मीय ईंधन क्यों कहते हैं। तो जीवाश्मीय ईंधन क्यों कहते हैं उसका पता चल गया अपने को कि भाई ये जीवों के किससे बनते हैं, अवशेष जो होते हैं उनसे बनते हैं। पौधों के अवशेष से कौन बना, कोयला। और जीवों के अवशेष से कौन बना है, पेट्रोलियम। इसलिए इनको क्या कहते हैं, जीवाश्मीय ईंधन जो होता है उस नाम से इनको जाना जाता। अब कह रहा है ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण की अपन बात करते हैं कि भाई ऑक्सीकरण क्या है, तो इसके लिए फिर हमको एक एक्सरसाइज दी हुई है और वो एक्सरसाइज हम करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है, 4.5 जो है वो हमारी एक एक्सरसाइज है।
एक प्रणाली में लगभग 3 मिलीलीटर क्या ले लीजिए, एथेनॉल ले लीजिए, और इसे क्या करो, जल ऊष्मक में सावधानी से गर्म कीजिए। जल ऊष्मक का मतलब इसको डायरेक्ट जो है वो गर्म नहीं करना है, बल्कि कैसे करेंगे, जल ऊष्मक का मतलब कोई बर्तन ले लो इस तरीके का, और उस बर्तन के अंतर्गत क्या डाल लो, उस बर्तन में डाल लो आप पानी, और उस पानी के अंतर्गत आप किसको रखोगे, ये एथेनॉल से भरी हुई जो परख नली है उसको रखोगे। तो परख नली में एथेनॉल ले लिया और एथेनॉल को किस में रख लिया, जल से भरे हुए किसी पात्र में रख लिया, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, जल ऊष्मक के नाम से जानते हैं। और इसमें हमने क्या रख दी है, इसमें रख दी है हमने कोई परख नली ऐसे, और इस परख नली में हमने क्या भर दिया, इस परख नली में हमने भर दिया एथेनॉल। जो इस विलयन में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का 5% एक एक बूंद करके डालिए। इस विलयन में इसके अंतर्गत जो भरा हुआ है, इसके अंतर्गत जो भरा हुआ है उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम हमने रखा है एथेनॉल। इसका नाम था एथेनॉल। अब वो क्या कह रहा है कि इस विलयन के अंतर्गत क्या डालना है अपने को, इस विलयन में डालना है अपने को, इसके साथ मिक्स क्या करना है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो इसके साथ मिक्स करना है। क्या करना है, इसके साथ मिक्स क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो इसके साथ कर दो मिक्स, यानी कि KMnO4 वो इसके साथ कर दो मिक्स। तो ये अपना एक उपकरण बन गया, और साथ में इसको अपन क्या करते रहेंगे, यहां से हम इसको गर्म तो करते ही रहेंगे, इसको क्या करते रहेंगे, यहां से हम इसको क्या करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे। ये लोग गर्म करते रहेंगे। डालने पर आरंभ में पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है, अधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है वो लुप्त क्यों हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जब इस उपकरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, तो शुरू में तो उसका रंग हमको दिखाई देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। दहन करने पर कार्बनिक यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, एल्कोहल जो है उसको किसमें बदला जाता है, कार्बनिक अम्लों में उसको क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो ये एल्कोहल जो था वो क्या होगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, एसिटिक एसिड जो है उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये एसिटिक एसिड जो था उसमें क्या हो गया, कन्वर्ट। यानी कि अब आप कह सकते हो कि शुरू के अंतर्गत कौन था, एथेनॉल, तब तो उसका रंग जो है वो बना रहता है। जैसे ही इसको गर्म करना शुरू करते हैं धीरे धीरे ये एथेनॉल जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड जो होता है उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और अम्ल में बदलते ही ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्यों हो जाता है, मैं चाहूँ तो इसकी एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं, इसका रंग जो है वो लुप्त क्यों हो गया, रंग लुप्त क्यों हो गया, एसिटिक अम्ल बनने के कारण। क्यों हो गया वो, एसिटिक अम्ल बनने के कारण। इसका रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आगे चलो, आगे ये क्या कह रहा है उसको भी देखो। आगे ये कह रहा है प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। शुरुआत में आपने क्या किया कि ऑक्सीकरण जो था उस ऑक्सीकरण की क्रियाओं का हमने शुरुआत में क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन करने पर कार्बनिक यौगिकों को सरलता से हमने क्या कर दिया, ऑक्सीकृत भी कर दिया। तो उनको सरलता से हमने ऑक्सीकृत कर दिया, जिससे क्या हुआ, एल्कोहल जो था वो किस में बदल गया, कार्बोनिक्सिक अम्ल जो होते हैं उनमें बदल जाता। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत दूसरे पदार्थों को क्या देने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं,
ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? इन पदार्थों को ऑक्सीकारक जो होता है उस नाम से जानते हैं। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। आप अपनी भाषा में ये कह सकते हो कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। तो आप दो तरीके से बोल सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। आप ऐसे भी बोल सकते हो वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ये भी क्या है? एक ऑक्सीकारक। और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी क्या है? एक ऑक्सीकारक। और ये क्या करते हैं? ये एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? उसमें अम्लों में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आरंभिक पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक पहले चैप्टर के हिसाब से तो आप किसको कहते हो? अगर फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट कौन होता है अपना? ऑक्सीकरण करने वाला, यानी कि जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है, सॉरी अपचयन होता है। ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो जिसमें स्वयं में क्या होता है? इसका स्वयं का होता है अपचयन। इसका स्वयं का क्या होता है? अपचयन होता है। तो खुद का अपचयन होता है, लेकिन ये दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीकरण। और एक लाइन इसकी और लिख सकते हो कि इनको में क्या होती है? इनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इनमें क्या होती है? इनमें होती है ऑक्सीजन देने की क्षमता। तो ये किसी भी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्या होती है? इनमें क्षमता होती है। तो ये किसी भी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। ठीक है। उस सभी को अपन क्या नाम से जानते हैं? ऑक्सीकारक, या फिर इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेंट के नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये कौन है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीकारक। कौन कौन? KMnO4 जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और एक होता है K2Cr2O7 जिसको अपन बोल रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ही कैसे होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। ये नेचर में कैसा होता है? ये नेचर में होता है क्षारीय, और ये नेचर में कैसा होता है? ये नेचर में होता है अम्लीय। तो एक क्षारीय है और एक कैसा है? अम्लीय। संकलन अभिक्रिया क्या होती है इसकी बात करते हैं। तो संकलन को देखो, पैलेडियम तथा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में या तो पैलेडियम या फिर कौन है? निकिल। पैलेडियम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंबल होता है पीडी। पैलेडियम का क्या होता है? पीडी। और दूसरा कौन है? निकिल। निकिल का क्या होता है? Ni। इनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर किस में बदल जाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देते हैं। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का किस में बदलना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना। किसकी उपस्थिति में बदलना? तो पैलेडियम और निकिल की उपस्थिति में बदलना। उसको आप हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हो, या फिर उसको आप क्या कह सकते हो? संकलन अभिक्रिया जो है उस नाम से भी आप इसको क्या कर सकते हो? जान सकते। एक छोटी सी लाइन में मैं लिख देता हूं।
इसकी उपस्थिति में हुआ ये पीडी और निकिल। तो इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दे दिया? इस रिएक्शन को हमने कह दिया संकलन। ठीक है, चलो अब यहां पे आया था उत्प्रेरक शब्द। ये उत्प्रेरक क्या होते हैं? जिसको अपन बोलते हैं कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से क्या होती है? आगे बढ़ती है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसके कारण अभिक्रिया जो है वो अलग अलग रेट से क्या होती है? आगे बढ़ती है। यानी कि उसकी वास्तविक रेट जो होती है वो तो कुछ होती है, उसका वास्तविक जो वेग है वो तो कुछ होता है, और उत्प्रेरक डालने के बाद किसी वो दूसरे वेग से क्या होती है? आगे की तरफ बढ़ती है। जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, बस उसके केवल वेग को प्रभावित करते हैं। यानी कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर किसी रासायनिक रिएक्शन में डाल दिया जाए, रासायनिक अभिक्रिया में उसको डाल दिया जाए, तो वो क्या करते हैं? वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उस अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई दूसरा पदार्थ बन जाएगा, पदार्थ कोई दूसरा नहीं बनेगा, पदार्थ तो वही बनेगा जो उन दोनों की क्रिया से बनने वाला होता है। बस होगा क्या? या तो पदार्थ बनने की क्रिया जो है वो तेज हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का क्या करते हैं? उपयोग। इसका उपयोग करके निकिल उत्प्रेरक, यानी कि हुआ क्या? यानी कि आप कहोगे कि वनस्पति क्या होते हैं? अपने पास तेल, अपने पास कौन है? वनस्पति तेल। और इन वनस्पति तेलों से क्या बना लिया हमने? इनसे हमने बना लिया वनस्पति घी। इससे क्या बना लिया हमने? वनस्पति घी बना लिया। इसका उपयोग करके, निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके, और इस अभिक्रिया को नाम क्या दे दिया? इस अभिक्रिया को नाम दे दिया हमने हाइड्रोजनीकरण। इस अभिक्रिया को नाम क्या दे दिया? तो इस अभिक्रिया को नाम दे दिया हमने हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में क्या होती हैं? संतृप्त। यानी कि वनस्पति तेल जो हैं उनमें कौन सी हैं? असंतृप्त। और जंतु वसा में कौन से हैं? संतृप्त। तो वनस्पति तेलों में तो है असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, जबकि जंतु वसा जो होती है उसमें होती है संतृप्त कार्बन श्रृंखला। ध्यान रखने की बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। वनस्पति तेलों में कौन सी होती है? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, और जंतु वसा में कौन सी होती है? संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। लंबी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। वो जो रिएक्शन थी हाइड्रोजनीकरण की, वो ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो मैंने लिखी थी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का किसमें बदलना? संतृप्त में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यही रिएक्शन जो है ये भी यही है। वनस्पति तेलों में कौन सा होता है? ये देखो लिखा भी हुआ है। वनस्पति तेलों में कौन से होते हैं? असंतृप्त। और वनस्पति घी जो है इसमें कौन सा हो जाएगा फिर? संतृप्त। तो असंतृप्त का फिर वापस में किसमें बदल जाना? संतृप्त में। तो ये सारी रिएक्शन एक ही है भाई, निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में होती है। कौन सी अभिक्रिया? उसको हाइड्रोजनीकरण भी बोल देते हो, या फिर उसको क्या बोलते हैं? संकलन अभिक्रिया। जिसमें होता क्या है? निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। किसकी कराते हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक को क्रिया कराते हैं, और वो किस में बदल जाते हैं? संतृप्त में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाती है। तो इसलिए उसका नाम हम संकलन या फिर क्या कह देते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो है उस नाम से उसको जानते हैं। ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। आपने देखा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं।
साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक। भोजन पकाने के लिए हमेशा किसका उपयोग करना चाहिए, असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का ही क्या करना चाहिए, उपयोग। यानी कि अगर मैं ये कहूं तो अब आप कहोगे सर वनस्पति तेल खाने चाहिए या फिर अपन कहें कि घी दूध खाना चाहिए। तो घी दूध तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं क्योंकि उनमें कौन मिलती हैं, संतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। और तेलों में क्या मिलती हैं, असंतृप्त वसाएं। तो हमेशा संतृप्त वसा किसमें मिलती हैं, जंतु वसा में। जंतु वसा में कौन आते हैं, जंतु वसा में कौन आते हैं, घी, दूध, मक्खन, मछली, ये जंतु वसा में आते हैं। और इनमें क्या मिलता है, इनमें मिलते हैं कौन, संतृप्त वसा अम्ल। इनमें कौन है, इनमें है संतृप्त वसा अम्ल। और ये संतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जबकि वनस्पति वसा, वनस्पति वसा की बात करें तो वनस्पति वसा में कौन होते हैं, वनस्पति तेल आते हैं इसमें। और यहां पर कौन सी होती है, इनमें होती है असंतृप्त वसा। और ये स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, लाभदायक। ठीक है भाई, चलो आगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त जो हैं वो कैसे होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं कम क्रियाशील, क्योंकि उसमें कार्बन जो है वो संतृप्त हो जाता है, उसकी संयोजकता है वो पूरी हो जाती है, तो वो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता है। तथा अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में क्या रहते हैं, वो अक्रिय रहते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, तो अपन कह रहे हैं कि अनअभिक्रियाशील है, यानी कि बहुत कम क्रियाशील है। लेकिन अगर कोई उसके पास ऐसा पदार्थ आता है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील अवस्था में होता है, तो वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले लेता है और उसके कारणों से क्रिया हो जाती है उसकी। ठीक है? क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह दूसरे का क्या ले लेता है, स्थान। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात भी हमने पहला जो चैप्टर था 10वीं क्लास का उसमें हमने की। इसमें होगा क्या, जैसे अपन ये कह रहा है कि भाई जैसे अपन ने ले लिया CH4, ये लिखा हुआ है CH4 जो है ये क्या है, एक संतृप्त है। अब ये संतृप्त है तो वैसे तो ये क्या है, अनअभिक्रियाशील है, यानी कि ये जल्दी से किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश हो और साथ में क्लोरीन इसको मिल जाए, तो क्लोरीन क्या करती है, धीरे धीरे करके इसके चारों कार्बन, चारों हाइड्रोजन जो है उनको क्या कर देती है, हटा देती है। और सारे के सारे फिर इसके साथ कौन जुड़ जाते हैं, क्लोरीन। जैसे शुरू में बात करें तो शुरू में होता है ये CH4, इसके साथ क्रिया कराएंगे Cl2 की। और इन दोनों की क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जो होता है उसकी उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है। तो क्या होगा, तो पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, क्या बनेगा, CH3Cl। और एक हाइड्रोजन जो वो हटेगा वो दूसरे HCl से क्रिया कर लेगा। अब ये फिर क्रिया करेगा, अब ये फिर क्रिया करेगा Cl प्लस Cl2, तो फिर क्या क्रिया होगी, तो फिर क्रिया तो वही होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस क्या हो जाएगा, फिर HCl। फिर ये वाला क्रिया करेगा,
CH2Cl2 जो है इसके साथ Cl2 जो है वो क्रिया करेगा और फिर क्या बनाएगा वो, फिर वो बनाएगा CHCl3 और फिर क्या बना देगा HCl। अगर एक बार और क्रिया करा दो आप तो देखो क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस Cl2 और क्रिया करा देंगे तो अब की बार क्या बन जाएगा CCl4 प्लस HC। ऐसे होती है ये क्रिया। तो वैसे तो बहुत कम क्रियाशील है लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरीन से क्रिया करके क्या करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक एक हाइड्रोजन जो है वो इसका क्या होता जाता है, हटता चला जाता है। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केनों के साथ अनेक उत्पादों का क्या होता है, निर्माण। प्रश्न आ गया अपने पास, एथेनॉल से एथोनिक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो एथेनॉल क्या है, CH3CH2OH, इसको किस में बदल दिया, एथेनोइक अम्ल में बदल दिया, यानी कि क्या हो गया CH3COOH हो गया। अब इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्यों कहा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई है, जुड़ गई है, और हाइड्रोजन क्या हो गई, बाहर। तो क्यों कहा, क्योंकि ऑक्सीजन का तो क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन का तो हुआ इसमें संयोग, ऑक्सीजन का तो क्या हुआ है इसमें संयोग, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है इसमें, हाइड्रोजन का हुआ इसमें से निष्कासन। यहां से हाइड्रोजन क्या हो गई है, बाहर निकल गई। तो ऑक्सीजन जुड़ गई और हाइड्रोजन क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने की क्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास। ऑक्सीजन के जुड़ने वाली सारी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये इसकी रिएक्शन हो गई। अतः एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा उत्तर था जो अपने को पता चल गया। दूसरा ये कह रहा है कि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। किस किसका, ऑक्सीजन यानी कि O2 और एथाइन, एथाइन कौन है अपनी, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इन दोनों का जो मिश्रण है उसका उपयोग कहां करते हैं, वेल्डिंग में, वेल्डिंग में करते हैं। आगे कह रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, कि इसकी जगह, ऑक्सीजन की जगह हम वायु क्यों नहीं ले सकते, ये पूछना चाह रहा है अपने। तो एथाइन का ऑक्सीजन के साथ दहन पूर्ण होता है जिससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान प्राप्त होता है। बस इतना सा ही कारण है कि हम इसका उपयोग किसका करते हैं, ऑक्सीजन का, और हम वायु का उपयोग नहीं करते, क्योंकि वायु जो होगी उसके अंतर्गत 21% ही कौन होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, और वो 21% ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी, इसका पूर्ण दहन जो है वो नहीं कर पाएगी। अब हमने सिर्फ भेजी ही कौन, ऑक्सीजन ही हमने भेजी पूरी की पूरी, तो ऑक्सीजन और एथाइन दोनों क्रिया कर लेंगी और एथाइन का हो जाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूर्ण दहन हो जाएगा, जहां से क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा, लगभग कितना मिलता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, वायु में केवल लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, इसलिए एथाइन और वायु का मिश्रण अपूर्ण दहन करता है, जिससे कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, काली ज्वाला होगी और वेल्डिंग के लिए आवश्यक उच्च तापमान जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। एथाइन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि एथाइन प्लस वायु का मिश्रण उपयोग नहीं किया जाता। तो सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा कारण आपको बताना था। आगे चल रहे हैं, क्या कह रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, उसमें अपने को किस किस को पढ़ना है, एक तो एथेनॉल को पढ़ के चलना है और एक किसको पढ़ के चलना है, एथेनोइक अम्ल जो होता है एक उसको पढ़ के चलना है। इन दोनों को पढ़ के चलना है अपने को। तो इन दोनों के अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं इनकी जो है वो अपने को देखने को मिलती है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में अपने को क्या करनी है बात। अनेक कार्बनिक यौगिक जो होते हैं
हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किसके गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, एथेनॉल के गुणधर्म जो हैं सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। एथेनॉल का मतलब एथेनोइक, सॉरी, एथेनॉल का मतलब ओल, एल्कोहल वाला जो है और 2 कार्बन का है। एथेनॉल में देखो क्या क्या है। एथेनॉल कमरे के तापमान पर किस में होता है, द्रव में होता है। सबसे पहली बात, एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक के लिए सारणी जो है वो अपन ने पहले ही देख ली थी। 4.1 जो सारणी है उसको आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, अभी नहीं है, आप पहली क्लास में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है शायद अपने पास सारणी 4.1 जो है उसको अपन देख लेते हैं एक बार। क्या है सारणी 4.1, वो मैं आपको दिखा देता हूं। है अपने पास सारणी 4.1 जो है, ये रही, ये है। एथेनॉल का गलनांक 156 है और एथेनॉल का क्वथनांक जो है वो कितना है अपने पास, 351 है। तो गलनांक है और क्या है उसका क्वथनांक, दोनों ही अपने पास है। तो ये अपने को सारणी से पता चल गया अपनी। ठीक है भाई, आगे चलो, आगे चलते हैं। तो कहां पहुंच गए अभी हम, ये रहा, ये हो जाएगा अपना सारे एल्कोहलीय पेय पदार्थ का मतलब जितनी भी शराब आती हैं उन सब के अंतर्गत ये मिलाया जाता है या होता है उपस्थित, ये कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्या होता है, एक अच्छा विलायक भी होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सीरम में और टोनिक आदि औषधियों में क्या उपयोग किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो आपने खूब देखा है। कोई लोग एल्कोहल में थोड़ा सा पानी डालते हैं, कुछ बराबर का पानी डालते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा मात्रा में डाल लेते हैं। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर क्या हो जाता है, नशा आ जाता है, क्योंकि एल्कोहल पीना निंदनीय है लेकिन समाज में फिर भी बड़े पैमाने पर पिया जाता है। अब ये क्या कह रहा है, किंतु शुद्ध एथेनॉल जिसको अपन बोले हैं परिशुद्ध एल्कोहल जो होता है, इसकी थोड़ी सी मात्रा भी हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा घातक होती है। थोड़ी सी भी, 100% प्योर जो एल्कोहल होता है इसका बहुत कम मात्रा भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक होती है, ये ध्यान रखना है। काफी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती है। अब फिर एक क्रियाकलाप आपको दिया गया है, एक एक्सरसाइज है, शिक्षक के द्वारा इसको करना है। लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालिए। क्या कह रहा है कि 2 चावल के दाने के बराबर, 2 चावल के दाने के बराबर लेते हैं सोडियम का एक टुकड़ा, और सोडियम के उस टुकड़े को अपन किस में डालते हैं, एल्कोहल जो होता है उसमें डाल देते हैं, एथेनॉल में। आप क्या प्रेक्षित करते हैं, उत्सर्जित गैस की आप कैसे जांच करेंगे, तो कैसे जांच करते हैं, आ जाइए। हमने कौन लिया था, सोडियम, सोडियम को किस में डाल दिया, एथेनॉल में, तो क्रिया क्या होगी, तो यहां पर बनता है एक पदार्थ जिसका नाम होता है सोडियम एथोक्साइड। तो सबसे पहले एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, वो अपने को क्रिया से पता चल गया। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद बन रहा है अपना सोडियम एथोक्साइड। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है, कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है, तो वो भी अपन ने बना दिया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। इसमें क्या किया, 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया। गर्म करने पर एथेनॉल का क्या हो गया, निर्जलीकरण होकर क्या बन गई, एथीन। तो एक तो अपने को क्या देखने को मिला कि एथेनॉल की क्रियाओं में सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम एथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से इसकी क्रिया कराते हैं एल्कोहल की, कितने पर, 443 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो एथेनॉल का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण।
यानी कि उसमें से जल का एक अणु जो है वो बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एथीन। तो यहां से देखो ये H2O जो है ये बाहर निकाल दो, इधर 2 हाइड्रोजन बच जाएंगी, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक के रूप में काम करता है। तो यानी कि अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया कराते हैं तो क्रिया होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, और एथेनॉल जो होता है वो किस में बदल गया, एथीन में बदल जाता है। और यहाँ पर H2SO4 जो है वो किसका काम करता है, वो यहाँ पे काम करता है निर्जली कारक का, डिहाइड्रेट का काम करता है वो यहाँ पे। क्या आप जानते हैं, चलो इसकी चर्चा अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। यहां से अपन पढ़ेंगे इसको अगली क्लास के अंतर्गत। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। क्लासें आपको कैसी लगती हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंतर्गत अवश्य बताइए। इसके अंतर्गत हम क्या और सुधार कर सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा इन कक्षाओं का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट।